हाय प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपका गणित का एक नया टीचर हूं, जो आपको गणित का 12वीं क्लास का जितना भी आपका चैप्टर वाइज होंगे एक एक करके हम उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो गणित को पहले पढ़ाने से पहले 12वीं क्लास की आपको ये समझना होगा कि गणित हमारी आखिरकार होती क्या है, उसका व्यवहारिक जीवन में कैसा हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि गणित की अगर मैं परिभाषा आपको समझाऊं तो गणित हमारी क्या होती है कि गणित एक हमारा संग्रह होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि संख्याएं आती हैं, मात्राएं आती हैं, परिमाण आते हैं, उनके आपसी संबंध आते हैं। ठीक है बच्चों। तो और अब जैसे मैं इनके बारे में कहूँ कि गणित की शाखाएं कि कौन कौन सी शाखाएं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सी शाखाएं इसमें होती हैं हमारी गणित की। रेखा गणित, जिसमें आप कह सकते हैं कि रेखाओं के बारे में ज़्यादातर बताया जाता है। अंक गणित कह सकते हैं, तो अंक गणित में आप कहेंगे कि अंकों का वर्णन किया जाता है कि कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाए। और बीज गणित, जैसे हमारा प्लस माइनस, काफ़ी चीज़ें इसमें हमारी आती हैं। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी कि कोई हमें हाइट दे रखी है, एक मनुष्य नीचे से ऊपर देखता है, ऊपर से नीचे देखता है, तो उसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, उसका कोण कितना बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी गणित के अनुसार की जा सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि आप ये देखना कि व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोग हमारा गणित का होता है। अब जैसे हम कहीं दुकान पर जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो जब दुकान पर जाते हैं हम कहते हैं कि भाई साहब हमें 5 किलो आटा चाहिए, और वो कहता है भाई जी आटे का जो कीमत है वो 30 रुपये किलो है। तो उसमें भी हमको पता है कि 1 किलो का 30 है तो 5 किलो का कितना होगा, तो उसमें देखो आप कहोगे कि गुणा का हम यूज़ कर रहे हैं। या कोई कहता है कि हमें 10 पेन का मूल्य पता है, 1 का बताओ तो भाग होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर गणित का उपयोग व्यवहारिक जीवन में हमारा होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप और भी इसको समझ सकते हैं कि बायोलॉजी होती है हमारी, फिजिक्स होती है, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, रसायन विज्ञान जो हमारा होता है, केमिस्ट्री कहते हैं आप उसको, तो उसमें भी हम कहेंगे कि गणित का उपयोग होता है। अब जैसे मैं आपको उसका एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको पता है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो होता है उसमें बच्चे डॉक्टरी की तरफ ही जाते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि डॉक्टरी में मैथ का क्या यूज़, हम कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। तो अब आप इस बात का ज़्यादा ध्यान देना कि 206 भी कैसे मालूम की होंगी। एक एक को गिना गया होगा कि 1 2 3 4। तो अब इसमें भी आप देखेंगे कि बायोलॉजी में भी मनुष्य के शरीर की हड्डियों के बारे में भी एक गिनती हो रही है जो गणित के रूप में होगी। ठीक है। अब दूसरा हम ये भी कहेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो हमारा एक हृदय गति होती है वो होती है 72 प्रति मिनट, मतलब जो उसका वाइब्रेशन होता है धड़कने का। ठीक है। अब देखो 72 भी, तो वो भी गिना गया होगा सेकंड बाय सेकंड कि 1 2 3 4। तो अब बायोलॉजी में आप देखोगे तो उसका यूज़ हो गया गणित का। अब मैं बात करता हूँ उसकी फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान में भी आप देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि चार्ज बराबर दूरी बटे समय, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैं तो ये कहूँगा। अब जैसे कि हमें कोई गाड़ी जा रही है, उसकी चाल निकालनी है, कितनी दूरी तक जाएगी, कितना समय ले रहा है, ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। या गाड़ी की गति हम बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएं कि उसमें कम समय लगे। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई किसकी, आपकी रसायन विज्ञान की। जैसे हम रसायन विज्ञान में कहते हैं कि बच्चों कि 1 मोल में कितने अणु या परमाणु, या आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी एक काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग जहाँ आ गई, गिनती जहाँ आ रही है। या आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रसायन विज्ञान में कुछ समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, समीकरण को जैसे हल किया जाता है, तो वहाँ भी तो मैं कहूँगा कि उसका यूज़ हो रहा है मैथ का। अब जैसे कोई हमें समीकरण दे रखी है, उस समीकरण को कहता है संतुलित कीजिए, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितने हमारे अणु आ रहे हैं और बाएं पक्ष में कितने आ रहे हैं, दाएं पक्ष में कितने आ रहे हैं, किस पर कितना मतलब गुणा किया जाए, दाएं में या बाएं में।
वहाँ भी हम कहेंगे तो उसका यूज़ हमारा हो रहा है। तो गणित को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में बहुत बहुत उपयोगी होती है हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र आपको मैंने बताया था, वो चाहे मेडिकल का हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री। तो बस मेरा मतलब ये कहने का, या मेरा तात्पर्य ये कहने का कि गणित जो होता है विषय, उस पर अध्ययन ध्यानपूर्वक होना चाहिए कि जो भी आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाए और उसका आप व्यवहारिक रूप से अगर उपयोग कर सकें तो बहुत बहुत अच्छी बात होती है बच्चों। तो बस मैं आपको इतना ये कहूँगा कि अब जैसे मैं आपको 12वीं क्लास की मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। अब मेरा जो पूरा प्रयास होगा वो पूरी, आप ये कह सकते हो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा जो तरीका है या जो समझाने का परिभाषा है, उदाहरण है या एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से अच्छा मैं करा सकूं। और जितना मैं अच्छे से कराऊंगा तो मुझे भी खुशी होगी कि आप उसको अच्छे से समझो, ठीक है। और बाकी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट पेपरों में जो होता है उसका मिलेगा। और तभी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपके लिए जो है पहला जो हमारा चैप्टर है 12वीं क्लास का फलन और संबंध, उसके बारे में बात करता हूं। तो बच्चों अब जरा देखिए, ठीक है बच्चों, कि फलन और संबंध जो हमारा है चैप्टर, उसमें भी एक बात है, 11वीं क्लास में आपने जो है समुच्चय के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ए और बी अगर दो हमारे समुच्चय हैं तो उसका हम गुणन कैसे करते हैं, तो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो पहले आपको वो समझना जरूरी है, और जैसे आप ये समझेंगे फिर हम उसके बाद जो हमारा चैप्टर है संबंध और फलन, उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आता है संबंध, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जरा हम इसमें देखते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था, ये हमारा आ गया है संबंध और फलन। तो ये आपका 12वीं क्लास का सबसे पहला हमारा एक अध्याय होता है, ठीक है बच्चों। तो अब जरा मैं इसको आपको बताता हूं। आइए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जो मैंने आपको भी बताया है कि संबंध के बारे में या आप कह सकते हैं फलन के बारे में जानकारी होने से पहले आपको समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए कि समुच्चय हमारा आखिरकार होता है क्या है। क्योंकि अगर समुच्चय के बारे में नहीं पता तो आप संबंध को नहीं कर पाएंगे ना फलन को कर पाएंगे। और जबकि ये जो हमारा समुच्चय है ये आपका 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, पर मैं उसको एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि ये किस किस प्रकार से हमारा डिफाइन या परिभाषित होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके सामने लिखता हूं इसकी समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो देखिए, देखो पहले आपको मैं समुच्चय बता दूं उसके बाद में दिखाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो समुच्चय जो हमारा होता है वो एक हमारा संग्रह होता है, या हम इसको इंग्लिश में कलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, संग्रह या कलेक्शन। समुच्चय हमारा एक संग्रह या कलेक्शन होता है वस्तुओं का या तत्वों का, ठीक है। आप इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं थोड़ा आसानी के लिए। तो समुच्चय हमारा क्या हो गया, एक संग्रह हो गया, किसका, वस्तुओं का या तत्वों का, जो सुपरिभाषित होने चाहिए। अब सुपरिभाषित का मतलब, मेरा मतलब ये है कहने का कि जैसे मैं कहता हूं कि x एक विषम संख्या है, 10 से कम या 20 से कम या 30 से कम। अब जैसे मैं x को विषम संख्या लेता हूं, आप समझ लीजिए 10 से मैंने कम ले ली, तो 10 से कम विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 9। मतलब इसके बारे में मुझे जानकारी है कि भैया 10 से कम जो विषम संख्या है वो हमारी ऐसी ऐसी होनी है, सम संख्या है या कुछ भी आप कह सकते हैं
कि एक पूरा समुच्चय, जैसे कि हम मानते हैं कि भैया हमें लेना है 100 तक पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक हमको पता है क्या होते हैं, जो पूर्ण नंबर होते हैं, 1 2 3 4। धन पूर्णांक कहता है तो धन को ले लिया, माइनस कहता है, ऋणात्मक कहता है तो माइनस ले लिया। ठीक है, तो वो अगर हमें पता है तो वो पूरा एक संग्रह क्या कहलाता है, हमारा आपका समुच्चय। जैसे मैं कहता हूँ कि एक समुच्चय बनाओ जिसमें बस आम ही आम आ रहे हो, सेब आ रहे हो, कुछ भी, मतलब कोई भी हमारा ऐसा संग्रह या कलेक्शन कह सकते हैं जो सुपरिभाषित हो, मतलब जिसको हम परिभाषित कर सकें, उस संग्रह या उस कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं। तो मैं इसको अब आपको इस प्रकार लिखा सकता हूं, तो आप जरा देखना। समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसमें हमारे अवयव या वस्तु शामिल होती है। तो आप इसको थोड़ा आसानी से ये भी समझ सकते हैं, शामिल होती हैं। तो मैंने थोड़ा इसको अपनी भाषा में लिखा दिया थोड़ा आसान तरीके से, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं कि कोई सी भी चीज़ है उसको हर तरीके से समझाने की, चाहे वो उदाहरण लेके किसी भी तरीके से। बस मेन बात यह है कि हमारी जो हम आपसे कह रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। हमारा जो मकसद है वो बस इसी बात का है, बस। ठीक है, तो समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसमें हमारे अवयव या वस्तु शामिल होती हैं या होते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समुच्चय को हम अंग्रेजी के, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा समुच्चय है वो क्या हुआ, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, और सुपरिभाषित क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसका मैं एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा। और समुच्चय आपको बता दिया मैंने। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको किससे दिखाया जाता है। तो समुच्चय को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े जो अक्षर होते हैं, जैसे कि कैपिटल ABCD समथिंग कुछ भी, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, जैसे, ठीक है बच्चों, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और आप डैश करके लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी, पर वो हमारा अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होना चाहिए समुच्चय को दिखाने के लिए। तो फिलहाल इतनी बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल देते हैं कि सुपरिभाषित जो मैंने आपको बताया था। माना समुच्चय मैंने ए मान लिया, जो आपको मैंने बताया है कि किसी भी बड़े अक्षर से इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, समुच्चय ए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर समुच्चय ए को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है। ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, पर इसको आपको एक बार और समझना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, और जब वो स्टेप हमारा फाइनल खत्म हो जाएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम सीधा वहाँ पर आ जाएंगे संबंध के प्रकार, संबंध क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। माना ए, यहाँ पर आपने लिख दिया x। ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा,
ए बराबर ये ब्रैकेट आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मंझला ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट। तो आप इसको याद कर लेना अगर याद ना हो तो। ये हमारा मंझला ब्रैकेट कहलाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। यहाँ पर जो आएंगे आपके भैया वो आते हैं स्मॉल में, जैसे हमने एक्स लिख दिया। ये दो बिंदु का मतलब क्या होता है मैं आपको वो अलग से लिखा देता हूँ कि वो आप जब भी वो आते हैं दो बिंदु तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको अलग से लिखाता हूँ। ये जो दो बिंदु होते हैं इसका मतलब होता है हिंदी में ऐसा है। तो ये आप याद कर लेना, क्योंकि समुच्चय के जो एक अध्याय में आप देखना जरा काफ़ी कुछ अक्षर बने हुए आ जाते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे आप देखो दो बिंदु आ गए तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा है। तो यहाँ जैसे हम कहेंगे कि एक्स, दो बिंदु आ गए तो हम क्या बोलेंगे, एक्स ऐसा है। अब वो कैसा है तो वो कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पर उसके आगे कि एक्स किसको दिखा रहा है, मतलब एक्स ऐसा है तो किसको दिखा रहा हो। तो यहाँ मैंने मान लिया एक्स एक विषम, एक्स एक विषम संख्या है जो 10 से कम है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, 10 से कम है। तो अब जरा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने एक समुच्चय ए मान लिया जो मैंने आपको ऊपर बताया, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से वो लिखा जाता है। ठीक है, और x ऐसा है कि x एक विषम संख्या है जो 10 से कम है। मतलब ये मैंने एक उदाहरण आपको अपनी तरफ से ही देने की कोशिश की है। तो अब बच्चों जैसे मैंने आपको भी कहा भी था कि x को मुझे विषम संख्या लेना है जो 10 से कम है। तो 10 से कम कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं हमारी, 1, 3, 5, 7, 9। तो पूरी जो संख्याएं आएंगी 10 से कम विषम वो इस मंझले ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। देखिए कैसे, ये मैंने बना दिया। तो जैसे कि इसमें हमारा 1 आएगा विषम संख्या, 3, 5, 7, 9। अब आप ये देखना कि इसको मैंने 9 तक क्यों रोका, क्योंकि ये कह रहा है कि x एक विषम संख्या होनी चाहिए जो 10 से कम होनी चाहिए। तो हम 10 से कम ही लेंगे, मतलब जो कुछ भी कहेगा हमें उसके अनुसार उस समुच्चय को लिखना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं समुच्चय की बात कहूँ कि ये समुच्चय सुपरिभाषित है या नहीं है, तो सुपरिभाषित जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपरिभाषित ये हो मतलब जिसके बारे में हमको पता हो, मतलब जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ होनी ही होनी है, तो वो सुपरिभाषित है। और जिसमें हमें डाउट हो रहा है कि यार ये होगा या नहीं होगा, तो सुपरिभाषित वो नहीं है। तो अब जैसे मैंने समुच्चय ए माना, एक विषम संख्या थी 10 से कम है, तो हमने उसको लिख के बता दिया, तो ये हमारा हो जाएगा सुपरिभाषित। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समुच्चय ए सुपरिभाषित होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जो है अगला एक ऐसा उदाहरण दूंगा जहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय है वो सुपरिभाषित नहीं होगा। एग्जाम्पल इसके बहुत से बन सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अलावा भी आप अगर खुद सोचेंगे इसके अनुसार कि कौन सुपरिभाषित होता है कौन नहीं होता है, तो आप उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे समुच्चय सुपरिभाषित होंगे या नहीं होंगे। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, माना बी। ठीक है बच्चों, हम बी मान लें, कुछ ही मान सकते हैं, बड़ा अक्षर हो बी। यहां मैंने y मान लिया, वो हमारा अवयव होता है तो उसको छोटे में लिखेंगे। x y z कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ जैसे मैंने y मान लिया, और इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, दो बिंदु का ऐसा है। ठीक है, कि y ऐसा है। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, y एक नदी है।
अब बच्चों जरा इस बात का जरा ध्यान देना, बी मैंने समुच्चय मान लिया कि वाई, ठीक, और वाई कैसा है कि वाई एक नदी है। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, यहाँ हमने लिखा वाई एक नदी है, और वो नदी भारत के लिए कह रहा है, भारत से बाहर के लिए कह रहा है, कुछ पता नहीं है जिसके बारे में हमें, ठीक है। हाँ, अगर ये कहता कि वाई ऐसा है कि वाई नदियां हैं भारत की, तो भारत की जितनी नदियां हैं हम उसके बारे में इसको बना सकते थे। पर ये कह रहा है कि वाई एक नदी है, हमें कुछ नहीं पता कि वो किसके बारे में कह रहा है, भारत की, भारत से बाहर, कहाँ की कह रहा है, कुछ पता नहीं है। तो जिसके बारे में हमें कुछ एक अंदाज़ा नहीं है कि यार कैसा ये संभव है या नहीं है, तो वो हमारा होता है सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, भैया ये सुपरिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समुच्चय जो हमारा है ना बी, वो आपका सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है, सुपरिभाषित नहीं है। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि संबंध फलन से पहले समुच्चय की जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको मुझे और जानकारी देनी है, ये तो फिलहाल उसकी बात आ गई थी समुच्चय की। अब बात हम करेंगे उप समुच्चय क्या होता है, फिर अगर दो हमें समुच्चय पता है उनका गुणन कह सकते हो, या इंग्लिश में बोलते हैं ए क्रॉस बी कैसा निकाला जाता है। तो वो जब सब ये छोटी छोटी आपको जानकारी अच्छे से मालूम पड़ जाएगी, तो उसके बाद आप संबंध और फलन को आसानी से कर सकते हो, उसकी शुरुआत कर सकते हो। और हम साथ साथ उसके उदाहरण बताते रहेंगे और एक्सरसाइज को भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं जरा बच्चों इसमें आ रहा हूँ आगे। आगे का जो हमारा अब नया टॉपिक्स है समुच्चय के बाद, वो हमारा होता है उप समुच्चय, ठीक है। अब उप समुच्चय को बताने से पहले एक मैं उसके बारे में हल्का सा आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मान लो दो समुच्चय है हमारे पास, कौन कौन से, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, ठीक है। अगर ए के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के अंदर आते हैं, एक बात को और सुनना बच्चों, अगर ए के सारे अवयव समुच्चय बी में अगर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के सारे सारे अवयव कहाँ बनाएंगे, समुच्चय बी के अंदर। उसी प्रकार आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मान लो बी के सारे अवयव कहाँ आ रहे हैं, समुच्चय ए के अंदर, तो बी होगा ए का उपसमुच्चय, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ पर आपको करके बताता हूँ तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे दो समुच्चय के गुणन या उसके क्रॉस पर, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं उप समुच्चय के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था। माना ए और बी, ठीक है बच्चों, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, यदि ए के सारे अवयव, यदि ए के सारे अवयव बी में शामिल हों, ठीक है बच्चों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं, ठीक है, और ए के सारे अवयव अगर वो समुच्चय बी के अंदर आते हैं या शामिल होते हैं, तो हम कहते हैं कि
ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, कि ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। और इसको, ठीक है, थोड़ा सा आसानी के लिए, और इसको यहाँ पहले आपको ए लिखना होगा। देखो उपसमुच्चय हम जैसे कहते हैं कि ए उपसमुच्चय बी है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो भी देखिए आप। ए उपसमुच्चय किसका है? बी का है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे पहले, ए लिखेंगे पहले, और इस तरीके से एक निशान बनाया जाता है जो उपसमुच्चय को दिखाता है। तो अब ये पढ़ा जाएगा ए उपसमुच्चय, इतना हो गया, किसका हो रहा है? ए उपसमुच्चय बी का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। ठीक है बच्चों, मतलब दो समुच्चय थे, ए के सारे अवयव अगर बी में आते हैं तो ए उपसमुच्चय हमारा हो जाएगा बी का, अगर बी के सारे आते हैं तो बी हमारा हो जाएगा ए का। ठीक है, अब जरा हम इसका आपको एक उदाहरण भी देना चाहेंगे। जैसे को ए मैंने मान लिया कोई समुच्चय है जिसमें हमारे अवयव हैं 1 और 2। ठीक है बच्चों, एक समुच्चय मैंने ऐसे मान लिया आपको उदाहरण देने के लिए कि आखिरकार इसको कैसे दिखाया जाएगा। ए मैंने मान लिया 1 और 2। ठीक है, समुच्चय बी हमने मान लिया 1, 2 और 3। तो बच्चों अब जरा इस बात पर आप ध्यान देना कि अगर देखेंगे तो यहाँ से ए में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, बी में हमारे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3। ठीक, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ए के जितने अवयव हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे समुच्चय बी के अंदर। देखिए ए में 1 और 2 है, बी में 1, 2, 3 है, तो 1, 2 यहाँ भी आ गया, 1, 2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, मतलब ए के सारे अवयव कहाँ आ रहे हैं? बी के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है समुच्चय वो बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ये कैसे लिखा जाएगा आपको देखें, ए जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ए लिख दिया, और ये साइन होता है उपसमुच्चय का, ये आपका बी आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो उपसमुच्चय के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, वो हमारा कैसे कैसे डिफाइन होता है या परिभाषित होता है। अब उपसमुच्चय की बात आपको पता होना चाहिए, 2 अगर हमारे समुच्चय हैं तो हम उसका क्रॉस कैसे निकालें। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, या हिंदी में आप ये भी कह सकते हैं कि ए गुणा बी। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसका उपयोग जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह चुका हूँ, जिसका उपयोग आपको कहाँ मिलेगा? चैप्टर को शुरू करने से पहले। अब जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट वो करा दूं उसका उदाहरण, और उदाहरण में अगर वो कहता है कि ये हमारे उपसमुच्चय हैं या ए क्रॉस बी आ गया, और उसके बारे में आपको जानकारी है नहीं या जानकारी थी आप भूल गए, तो ये भी होता है। तो वो चीज़ आपको पहले थोड़ी सी बताई जा रही है, जिससे आपको जब सिलेबस का चैप्टर शुरू करने में मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान देना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 2 समुच्चय हैं तो उसका क्रॉस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे समुच्चयों का गुणन। आप इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया ये पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी, मतलब ए का क्रॉस निकालना है बी के साथ। निकालना कैसा है वो आपको आना चाहिए बस। ठीक है, अब इस पर ध्यान देना। माना समुच्चय ए, देखो समुच्चय ए में मैंने कुछ भी मान लिए अवयव, वो आपको बस समझाने के लिए, वो आप कुछ भी मान सकते हो खुद भी। ठीक है, बी हमने यहां पर मान लिया 3 और 4, 2 समुच्चय हो गए। ए में 1 और 2 अवयव ले लिए, और बी में हमने क्या ले लिया? 3 और 4। अब मैं आपको इसका वो बताऊंगा कि गुणन या क्रॉस कैसे लिखा जाता है और कैसे कैसे इसको हम निकालेंगे। तब ये देखिए, देखो यहां पर लिखा हमने ए, तो ये 2 तरीके होते हैं बच्चों, इस बात पर ज़रा ध्यान देना। अगर जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, तो उसको निकालने का तरीका अलग होगा। अगर मैं कहता हूं बी क्रॉस ए, तो उसका मान अलग होगा।
तो आप देखिए वो कभी कभार चांस की बात है कि अवयव एक जैसे हैं तो वो हमारे एक जैसे आ जाएं, बस उसको भी आपको निकाल के मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ ए हो गया, मैं ऐसे कह रहा था, देखो बच्चों ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अभी ए क्रॉस बी निकालना कैसे है वो चीज आपको आना चाहिए। तो आप देखिए जरा इसको, यहाँ हमने वही बना दिया, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं कई कई बच्चे, और कई बच्चे इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको उसका मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, मतलब ए का क्रॉस बी के साथ। इस बात का जरा ध्यान रखना कि हम किसका क्रॉस किसके साथ निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए का क्रॉस बी के साथ। तो हम जैसे ए का क्रॉस बी के साथ निकालेंगे तो ध्यान जाएगा हमारा ए की तरफ। ठीक है, अगर हम निकालते हैं बी क्रॉस ए तो ध्यान जाएगा हमारा बी की तरफ, पहले ध्यान जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ए क्रॉस बी है, अब देखिए ए के कितने अवयव आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, बी में कितने आ रहे हैं, 3 और 4। तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए का पहला अवयव होगा, यहां देखिए पहला अवयव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उस 1 को हम इन दोनों अवयव के साथ ले लेंगे या 3-4 अवयव के साथ ले लेंगे जो समुच्चय बी में हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कितने अवयव आ रहे हैं, बी में 2 आ रहे हैं, तो 1 लिया जाएगा 3 के साथ, 1 लिया जाएगा हमारा 4 के साथ। मतलब पहले तो आपको ए के पहले अवयव को लेना है बी के सभी अवयव के साथ। तो कैसे लेना है और लिखना कैसे वो भी देखिए। जैसे हम ले रहे हैं 1 को किसके साथ, 3 के साथ, तो ये लिखा जाएगा 1,3। मेरा मतलब ये था कहने का, यहां पर अब 1 का 3 के साथ लिख दिया हमने। अब फिर मैंने क्या कहा कि 1 का ही 4 के साथ आएगा, मतलब पहले अवयव का बी के सारे अवयव के साथ हमें लिखना पड़ता है, कॉमा लगा के, मतलब छोटा ब्रैकेट लगा दिया, छोटा ब्रैकेट यहाँ देखिए जो होता है, और फिर पहला अवयव ए का, फिर कॉमा बी का दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 को मैंने 3 के साथ ले लिया, अब मुझे लेना होगा 1 को 4 के साथ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये 1,4। अब बच्चों इस बात पर ध्यान देना, 1 को मैंने 3 के साथ लिया, 1 को 4 के साथ लिया, अब बी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसको मैं 1 के साथ लूँ, तो ये वहीं पर जाके रुक जाता है। ठीक है, रुकने का मतलब हम इसके आगे और अवयव ले ही नहीं सकते। हाँ, बाई चांस आप इसको ऐसा मान सकते हैं, अगर बी में हमारा होता 3, 4, 5, 6, तो हम 1 के साथ क्या लिखते, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 और 6, तो जितने अवयव हैं उसके अनुसार वो लिखा जाता है। तो अब 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, उसको हमने इतना लिख के छोड़ दिया। अब आगे बढ़ जाएंगे जब उसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, बी के साथ ए का दूसरा अवयव कितना आ रहा है, 2। तो जैसे मैंने 1 को 3 के साथ लिया, 1 को 4 के साथ, वैसे ही आपको ए के दूसरे अवयव को ऐसे लेना है, जैसे कि 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, मतलब बी के हर अवयव के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 3 और 2, 4। ठीक है बच्चों, तो ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से निकालते हैं कि पहला ए का, फिर दूसरा बी का, और ए का जो पहला अवयव है उन सबको लेना है बी के साथ, फिर जब वो खत्म हो जाएंगे बी के सारे तो बी का वो ए का दूसरा बढ़ा दिया, और ए हमें तीसरा है तो तीसरा ले लिया, पर वो लिखा ऐसे जाता है। अब मैं आपको करके बताता हूँ उसमें बी क्रॉस ए वो कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखो बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो ये आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो अब बी क्रॉस ए में ध्यान कहाँ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था बी वाले पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया बी के अवयव, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, और ए के कितने हैं, 1 और 2, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, पर अब लिखेंगे कैसे इसको, बी क्रॉस ए को, ध्यान जाएगा अब हमारा बी की तरफ सबसे पहले कि बी के अवयव क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब बी का पहला अवयव 3 आ रहा, तो इस 3 को हम लेंगे 1 के साथ, जैसे ऊपर किया था हमने। 3 को कहाँ लेंगे, 2 के साथ, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 को लेंगे 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, मतलब आपको पूरा एक प्रकार से समान क्रिया या समान प्रक्रिया या सेम प्रोसेस, कुछ भी कह दो, सेम टू सेम कौन सा लगाना है जो मैंने ए क्रॉस बी में लगाया था।
तो अब देखो इसके अनुसार क्या आएगा बताइए, 3 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर कितना आएगा, 3 2, देखो 3 वाले खत्म हो गए, 3 को 1 के साथ लिया, 3 को 2 के साथ लिया, अब आगे तो उसमें अवयव है नहीं, तो अब 4 से शुरू करेंगे, 4 1 और 4 2, 4 1 और बच्चों ये कितना आएगा हमारा, 4 और 2। तो बच्चों इस प्रकार हम उपसमुच्चय को और समुच्चय को जो गुणन, जो मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B वो पढ़ा जाता है, इस प्रकार इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको हमने क्या बताया, समुच्चय क्या होता है, फिर इसके बारे में हमने क्या बताया, उपसमुच्चय समुच्चयों का गुणन। ठीक है, अब मैं जरा आपको बताने जा रहा हूं कि संबंध क्या होता है। मतलब अब ये आप देखिए कि अब थोड़ा बहुत आप संबंध का जो एक विषय है, टॉपिक्स, उसको जान सकते हैं कि संबंध हमारा आखिरकार क्या होता है। ठीक है, जब देखना बच्चों, ये हमारा अब आया, देखो संबंध। ठीक है, अब जरा इस बात पर आप ध्यान देना कि संबंध होता है क्या है। जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई से 2 अवयव हैं हमारे किसी भी समुच्चय में, 2 हैं 3 है 4 है, फिलहाल आपको ऐसी एक बात बता रहा हूं उदाहरण के रूप में। 2 अवयव हैं और हमें ये कह रहा है कि उन 2 अवयव के बीच में संबंध ऐसा है कि जो पहला वाला है वो दूसरे से छोटा है या दूसरा वाला पहले से छोटा है। तो इस पूरी जानकारी को हम संबंध कहते हैं। मतलब जिसके बारे में हमें कुछ बता रखा हो कि ये से बड़ा है, छोटा है, या जो दूसरा वाला अवयव है वो पहले से डिवाइड हो रहा है या पहला दूसरे से डिवाइड हो रहा है, कुछ भी आप, या ये समझ लीजिए कि जो पहला वाला है वो दूसरे का बच्चा है या दूसरा वाला पहले का पिताजी है। तो इस तरह के सवाल इसमें आपको मिलने वाले हैं संबंध में, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब संबंध होता है क्या है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो संबंध जो हमारा होता है वो होता है उपसमुच्चय A क्रॉस B का। अब आप देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया, संबंध क्या होता है हमारा, उपसमुच्चय A क्रॉस B का। अब आप देखेंगे तो जो मैंने परिभाषा आपको बता रहा हूं, अभी मैं दिखाने वाला हूं, उसमें देखो आपका उपसमुच्चय का भी यूज हो गया और A क्रॉस B का। तो तभी संबंध के बारे में जानकारी देने से पहले मैंने आपको उसके बारे में बताना चाहा कि वो कैसे कैसे होते हैं वो। अब जरा देखिए को क्या होगा हमारा, माना A और B 2 समुच्चय हैं। ठीक है बच्चों, तब संबंध R, इस बात पर आप ध्यान देना कि अधिकांश सवालों में जो आप देखोगे, ठीक है, एक्सरसाइज के या आप उसके उदाहरण के देखेंगे, संबंध को फिलहाल R से ही दिखाएगा वो। ठीक है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे कि हमको बताया संबंध को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ इंग्लिश में, रिलेशंस। तो रिलेशंस का फर्स्ट लेटर किससे शुरू हो रहा है, R से, कैपिटल, तो वो R वो यहाँ पर लिखता है। ठीक है, तो माना A और B 2 समुच्चय हैं, तब संबंध R ये देखिए, देखो यहाँ R लिख दिया, वो थोड़ा मैं आपको और आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो A और B 2 समुच्चय मान लीजिए, तब संबंध R जो हमारा होता है वो होता है उपसमुच्चय किसका, A क्रॉस B का। ये है बच्चों जरा, ठीक है ना। तो आपको मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके में इसको बताने की कोशिश की है कि संबंध हमारा क्या होता है। तो आपने ये चीज़ अगर समझ ली तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि संबंध हमारा क्या होता है। ठीक है, तो A और B 2 मान लो जरा, और जो संबंध जो हमारा होता है वो कुछ नहीं, बात आपको इतना याद रखना है कि R संबंध के बारे में कह रहा है, उपसमुच्चय किसका, A क्रॉस B का। अब आपने जो आपको मैंने अभी बताया है इससे पहले जो टॉपिक था, A क्रॉस B में हमने अवयव को निकाल के बताया।
ए क्रॉस बी में आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि अवयव कैसे आ रहे थे, ए कोमा बी की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपको मैंने भी बताया है, देखो अवयव हमारे कैसे आ रहे थे, ए कोमा बी की फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 कोमा लगा के जो था। तो अब अगर संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, अगर संबंध आर ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है, तो ये पक्का है कि आर में भी अवयव ए कोमा बी की फॉर्म में होंगे। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जो संबंध है उसमें भी अवयव कैसे होंगे, ए कोमा बी की फॉर्म में। जैसे छोटे ब्रैकेट आपको जो बताया मैंने, ए कोमा बी लगा दो, क्योंकि आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी में आपको मैंने क्या बताया, अवयव कैसे होते हैं ए कोमा बी में। तो पक्का है कि आर अगर उपसमुच्चय है तो आर में भी अवयव ए कोमा बी की फॉर्म में होंगे। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, तब ए कोमा बी। अब आपको मैं बताने वाला हूं ये साइन किसका होता है। देखिए ये साइन ना, आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का, जो मैंने आपको बता दिया। और तब मैंने क्या बताया, अगर ए क्रॉस बी में अवयव आते हैं ए कोमा बी या बी कोमा सी, वही स्मॉल लेटर जैसे मैंने आपको अभी बताया है पीछे, तब आर में भी अवयव कैसे आएंगे, ए कोमा बी की फॉर्म में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है क्या है, देखिए जैसे ये बना आगे साइन, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें शामिल है या ये इसके अंदर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए कोमा बी बिलोंग्स पढ़ते हैं इसको आर, तो इसका मतलब ये है कि ए कोमा बी जो अवयव है वो आर में शामिल है या आर के अंदर है। तो आप मैं इसको ऐसे लिखा देता हूँ, वो आपको याद रहेगा। इसका मतलब होता है अंदर होना, अंदर होना या शामिल होना। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हमको मालूम पड़ गया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा बी आर के अंदर है या ए कोमा बी आर में शामिल है। ठीक है, अच्छा अब इतनी बात आपकी हो गई संबंध के बारे में कि आर जो होता है संबंध वो होता है उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का, और आर में अवयव कैसे आते हैं, ए कोमा बी के फॉर्म में। ठीक है, देखो एक तरीका इसका और भी होता है लिखने का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम ये कहते हैं ए कोमा बी, ये ओपन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बोल दीजिए, बिलोंग्स टू आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आप लिखना पहले, ठीक है, बीच में लगा देना आर, उसके बाद बी। मतलब अगर आप ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट छोटा वाला बिलोंग्स टू आर लिखते हैं तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि ए आर बी। अब आप बोलेंगे कि ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ए आर बी का मतलब ये हुआ कि ए का संबंध बी से। इस बात का ध्यान देना, जो अवयव जो नंबर पहले लिखा जाएगा आर से वो होगा संबंध दूसरे के साथ, या उसका संबंध होगा दूसरे के साथ। जैसे हम लिख रहे हैं ए आर बी, तो हम बोलेंगे कि ए का संबंध बी से है। अगर मैं इसको लिखता हूं बी आर ए, तो बी का संबंध ए से है। तो इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें सवाल में आती हैं, और क्या होता है जब आप सवाल करते हो दिमाग से बातें हट जाती हैं, तो वहीं पर समस्या आपकी उत्पन्न हो जाती है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर ए आर बी है तो ए आर बी का मतलब क्या होगा कि ए का संबंध बी से है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख के बताऊंगा, ए का संबंध बी से है। यदि, जब आप इसको भी समझ सकते हैं, यदि मैं लिखता हूं बी आर ए, जैसे और बी आर ए भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ए और बी होगा, बी आर ए या बी कोमा ए बी, पर होगा वो कैसे, ओपन ब्रैकेट्स ए कोमा बी की फॉर्म में अवयव आर के अंदर। इस बात का ध्यान देना है। तो सिर्फ बी आर ए है, तो बी आर ए को हम कैसे बोलेंगे, बी का
संबंध ए से है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको संबंध को बताया है सूक्ष्म तरीके से, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बस वो होता है क्या है, किस प्रकार से वो लिखा जाता है, उसके अवयव कैसे होते हैं, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा संबंध होता है, संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। और ये अधिकांश आप देखना जरा, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो ये कैपिटल आर के फॉर्म में ही लिखा जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल आप आ लेके चलिए। ठीक है, तो उसमें अवयव ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे, और ए कॉमा बी अगर आर के अंदर है तो हम इसको ए आर बी भी लिख सकते हैं। और ए आर बी को लिखने का मतलब क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है, अगर बी आगे आ गया तो बी का संबंध ए के साथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम फिलहाल अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम आपको बताएंगे फलनों के प्रकार, तो आएगा आपका अगले वाले में, वो मैंने थोड़ा सा बोल दिया आपको। इसके बाद आएगा हमारा संबंध के प्रकार। ठीक है, तो अब संबंध क्या था उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब इस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि यह संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक जो आपको बताया गया है आज, जो मैंने अपना इंट्रो दिया है, मैंने अच्छे से अच्छे कोशिश की है देने की। ठीक है बच्चों, तो बस मेरा मतलब ये है कहने का कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी हम बताएं आपको, जो भी कराएं, उसमें आपका अच्छे से अच्छे तरीके से मार्गदर्शन हो सके, कि जो भी चीज़ें हैं उसको हम पूरी जी जान से लगा देंगे कि वो बस आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार उसको कैसे कैसे किया जा सकता है। और जितनी मेहनत आप करेंगे हमारे साथ, उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट सामने आपके आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे संबंध के प्रकार, और संबंध के प्रकार बताने के बाद तुरंत हम उसके शुरू कर देंगे उदाहरण। ठीक है, क्योंकि जब आप संबंध के प्रकार समझेंगे तो उसके बाद आप अच्छे से करने के बाद जो आपको बताएंगे उसके बाद तुरंत उदाहरण शुरू हो जाएंगे, और जितने भी इसके उदाहरण हैं वो सब संबंध के प्रकार से निर्भर हैं। आप वो समझ लेंगे तो उसके उदाहरण आप आराम से कर लेंगे, और फिर उनके यूज़ करके एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अब हम अगली क्लास को करेंगे जो हम बताएंगे आपको। तो फिलहाल इतना ही कीजिए, अच्छे से इसको आप पढ़ लेना जो आपको मैंने बताया था, और बाकी का अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, टेक केयर।